एक सेकंड। हम्म। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का क्या मतलब है? इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी या करंट का फ्लो होता है वो किसकी वजह से होगा? आयंस की वजह से। जैसे कि आपके पास में सोडियम, पोटेशियम, इनका सॉल्ट था तो Na+Cl- है ना, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है इसमें। अपन ने देखा था इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे किसी ना किसी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करेंगे। और रेजिस्टेंस जो होगा वो किसकी वजह से होगा? तो यहाँ पे आपके सॉल्यूट सॉल्यूट में इंटरेक्शन की वजह से होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजह से होता है, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजह से होता है। तो रेजिस्टेंस के यहाँ पे 3 वजह हो सकती है ना। तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि आपका जो सॉल्यूट है उनके आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से। दूसरा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मतलब हाइड्रेशन ऑफ आयंस। जैसे किसका हाइड्रेशन ज्यादा है, जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा मतलब वो पानी से ज्यादा घिरा हुआ होगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वो क्या हो जाती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी तो मोबिलिटी कम हो जाएगी। मोबिलिटी कम हो जाएगी तो फिर इलेक्ट्रिक का पास होना या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है। और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। ये 3 रेजिस्टेंस के रीजन हो सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है मतलब किस पे? रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, यहाँ पे डिक्रीजेस ऑन टेम्परेचर इंक्रीजेस बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज। अब देखो यहाँ पे उल्टा होगा कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सभी टाइप की इंटरेक्शन कम हो जाएगा। अरे इंटरेक्शन जो आपस में टकरा रहे थे तो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उनकी वो क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे ना। तो इस वजह से रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाता है ड्यू टू इंक्रीजेस इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल टाइप ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीजेस। सारे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो आपस में टकरा रहे थे वो क्या हो जाएंगे? कम टकराएंगे, पास पास में नहीं रहेंगे ना। विस्कोसिटी है बहुत सारा गाढ़ा था, टेम्परेचर बढ़ा दिया पतला हो गया। सही है। अरे हाँ या ना बोलो, बात डाइजेस्ट हुई कि नहीं हुई? हाँ हाँ हाँ। फिर कहाँ से है हमारे पास में जनरल टर्म्स जो कि आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला रेजिस्टेंस बताइए। ऑब्स्टिकल प्रोवाइडेड इन द फ्लो ऑफ आयंस। यूनिट क्या होती है? ओम होती है। कंडक्टेंस, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड डिफाइंड एज इजीनेस विथ विच आयंस कैन मूव। तो सी और इनमें, इन दोनों में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो इसके लिए यूनिट क्या हो जाती है? या तो मोह, ये दिख नहीं रही ठीक से, या फिर हम क्या बोलते हैं? ओम इनवर्स। आई थिंक ये सब आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो ना। हम्म। हाँ मैम। हाँ इसीलिए अब यहाँ से मेरे पास में ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जिसे हम रो से करते हैं, ये भी आप देखते हो। रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, है ना। ए क्या है यहाँ पे? एरिया, सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आर क्या हो जाएगा? एल ए। तो इन रो में और इनमें रिलेशन क्या आ जाता है? ये वाला रिलेशन आ जाता है। रो क्या होगा आपका? कांस्टेंट हो जाएगा। रेजिस्टिविटी विच इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो अब अगर मेरे पास में यहाँ पे इन सब के लिए मैं देखूं कि मैंने ऐसा मान लिया है कि ए आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एल आपका क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो पी और मतलब रो एंड आर में क्या रिलेशन आता है? तो रो एंड आर में ये रिलेशन आता है। अब इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है? It can be defined as resistance offered to all the ions present in 1 ml of the solution। ये कैसे आया? यहाँ पे रिलेशन देखो सारे लिखे हुए हैं। तो ये क्या हो गया? ओके। इसी को पूरा न्यूमेरिकली एस्पेक्ट से बोला गया।
क्लियर। अब कंडक्टिविटी सेल, जैसे यहाँ पे मैंने ये एक रॉड लगाई थी, आपका इलेक्ट्रोड का आपने क्या लिया है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया है, इसी को ही समझाया गया है ना ये इनमें, और इसको पूरा देख के फिर ये डिफाइन कैसे किया गया है इसी की बात की गई है कि ए, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख दिया गया है एल, क्योंकि वहां पे तो हमारे पास में किसका एरिया लें, किसकी लेंथ लें, ये सब चीजें होगी ना, तो एल क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ए क्या हो जाएगा मेरे पास में, जो आपने इलेक्ट्रोड यूज किया है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है। सेल कांस्टेंट जी, ये क्या होगा, जब ये शेयर करती हूँ ना तो मुझे इसको ऑपरेट करने में दिक्कत आती है। सेल कांस्टेंट जी आपका होता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट। क्या, किसका, एल और ए का रेशियो होता है सेल कांस्टेंट। अगर दोनों ही इलेक्ट्रोड का एरिया आपने डिफरेंट कर दिया, देन दे हैव टू टेक कॉमन एरिया ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड। जैसे कि आपने किसका लेना है, अभी तो दोनों इलेक्ट्रोड आपने क्या कर लिया, एरिया उसका सेम ले लिया। अगर दो इलेक्ट्रोड है और दोनों एरिया के दोनों इलेक्ट्रोड के एरियाज अलग अलग हो गए, तो फिर अपने को कॉमन एरिया लेना है, ए की वैल्यू आपको कॉमन से निकालना है, कॉमन एरिया कहीं मान लो और उसको फिर निकाल लो। फोर्थ में है मेरे पास में स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, जिसे हम कापा से, या मतलब कापा बोलते हैं इसको, और के से डिनोट करते हैं। तो ये होती है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी एंड डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। याद रखें इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है, या फिर इसकी डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा क्या होती है ना, कापा बोलते हैं इसे, इस तरह से इसे लिखा जाता है। कहीं कहीं पे तो ऐसा आर करके ही लिखा हुआ होता है, तो मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखा है के। तो क्या है ये, रो का रेसिप्रोकल है। अब रो क्या हुआ करता था आपका, आर इंटू ए अपॉन एल हुआ करता था, उसकी वैल्यू रख दी और इनमें रिलेशन लेके आए, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट, यूनिट इसकी ये हो जाएगी। बहुत ही आसान है, एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड है, पड़ा हुआ है। तो लेकिन ध्यान क्या रखना है, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फिर है मेरे पास में मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी को यहां से कैसे कनेक्ट करेगा, जैसे आपको याद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पूछा था किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो जितने ज्यादा आयंस बनते थे उसकी मोलर कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा हुआ करती थी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते थे, फिर जितने आयंस है तो बाहर आपके कोऑर्डिनेशन, ये इस तरह से बाहर जैसे Cl3 है तो 3 और 1 इसका मिलता था 4, अगर Cl2 है स्क्वायर के बाहर तो 1 आयन इसका मिलता था, 2 इसके मिलते थे 3, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होती थी, इसकी कम होती थी, इस तरह से मैंने वहां पे बताया भी था। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी को हम, ये है जो सिंबल है, यहाँ पे सिंबल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कहने को हम इसे लेमडा ही पढ़ेंगे, लेकिन हाफ इस तरह से लिखते हैं ना, लेमडा एम भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे जाके फिर आपको एक और सिंबल आएगा, तो इसलिए इस तरह से और पढ़ेंगे इसको लेमडा एम ही, है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस produced by 1 mole of electrolyte is known as molar conductivity। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इज कापा इंटू वी। कापा क्या है आपका, ऊपर से आया हुआ है कि यहाँ पे क्या है कापा, और कापा और इसमें रिलेशन क्या था रजिस्टिविटी में, 1 बाई रो का, ठीक है।
तो V आपको पता ही है वॉल्यूम इन ml होगा विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां से मेरे पास में ये आता है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड वॉल्यूम। इसके लिए क्या रिलेशन आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं अपने को। तो मोलरिटी क्या होती है अपनी, मोल पर लीटर। मोलरिटी मतलब क्या आपका, मोल पर लीटर। तो यहाँ पे मेरे पास में 1 लीटर, उसी को हम क्या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, एम यहाँ पे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एम मोल्स इलेक्ट्रोलाइट मान लिया आपने 1000 ml में प्रेजेंट है, तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 अपॉन कैपिटल एम ml। तो ये वॉल्यूम का एक नया आपका यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है। यहाँ पे मैंने बोला कि इसको डेल्टा एम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपका बहुत जगह दिखाई देगा, ये ओरिजिनल है। तो कापा में और डेल्टा एम में क्या रिलेशन है, 1000 इंटू के अपॉन एम, ये आपका रिलेशन है और इसको रटना है, बोलो समझ लो कि याद ही रखना है, यूनिट है। तो कुछ चीजें आपने फिजिक्स में पढ़ी है, कुछ चीजें आपने नहीं पढ़ी है। फिर है जैसे कि मोलर कंडक्टिविटी, वैसे ही आपकी क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगी। इसे हम वही लैम्डा EQ या इस तरह से भी लैम्डा EQ दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय वन इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे इसे हम क्या लिख देंगे, V वॉल्यूम विच कंटेन वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और फॉर्मूला वहां पे यहाँ पे क्या आ रहा था, एम आ रहा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नॉर्मेलिटी आ जाएगा, क्योंकि हम इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो देखा जाए तो मैंने कहा भी था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपका मोल और रेडॉक्स का बहुत यूज होता है। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एम एंड डेल EQ में अगर रिलेशन पूछे आपसे और डायरेक्ट फार्मूला बोले तो आपके पास में ये फार्मूला आ जाएगा, डेल्टा एम अपॉन डेल EQ 1000 km। तो ये जो जिसको कटना पिटना है वो कट जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आपका। यहाँ से आपका एन फैक्टर, तो एन फैक्टर क्या नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन फैक्टर। तो एन फैक्टर के टर्म्स में पूछ सकता है, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू, इनमें ये एक नया रिलेशन आएगा। तो आपके पास में याद क्या रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट सफिशिएंट होना चाहिए, और उसके लिए हमें एन फैक्टर पता ही है ना। एसिड है तो उसके लिए एस देखोगे, बेस है तो OH देखोगे, सॉल्ट है तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देखोगे, और क्या लेके आओगे एन फैक्टर्स। एन फैक्टर्स आपको निकालते आते हैं अच्छे से। कल हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एनी गिवन सॉल्यूशन, ठीक है।